सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जूं जूं 27 अक्टूबर की तारीख आ रही है, सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। नवाज शरीफ के बुखार में मुब्तला होने की खबरें गर्म हैं, लेकिन दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों में भी तेजी है। भारतीय आर्मी चीफ पाकिस्तान के खिलाफ फिर प्रोपेगेंडा वार छेड़ने के लिए तैयार है, जिसका DGISPR की तरफ से दबंग जवाब आया है। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों में यह तेजी भारत में रियासती इंतखाबात का असर है या फिर कश्मीर से तवज्जो हटाने की कोई साजिश, इसका भी जल्द पता चल जाएगा। लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि ऐसे मौके पर जहां कौमी इत्तेहाद और यकजहती वक्त की अहम जरूरत है ताकि दुश्मन को मुत्तहिद होकर भरपूर और दो टोक पैगाम दिया जा सके, वहीं मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने का शोर है। मौलाना फजलुर रहमान की पुकार पर अपोजिशन जमातें एहतजाजी तहरीकें नारे बुलंद कर रही हैं। इस्लामाबाद पर यलगार की धमकियां हैं। सवाल यह है कि इस नाजुक मौके पर यह मुल्क से मोहब्बत का कौन सा इजहार है, जमहूरियत की कौन सी खिदमत है। और सोशल मीडिया पर मौलाना फजलुर रहमान की अजीत दोवल के साथ जो तस्वीर वायरल हो रही है, मुझे नहीं पता यह सच है या झूठ, लेकिन इससे अफवाहों को जरूर तकवीत मिलती है कि कौन किसके एजेंडे पर है। समझ से बालातर है। जब बैरूनी महाज गर्म है, ऐसे में अंदरूनी महाज पर एहतजाजी तहरीक शौक क्या इंतशार का बाइस नहीं बनेगा? क्या यह दुश्मन के एजेंडे की तकमील नहीं होगी? क्या हमारी सियासी क़यादत इस बात को समझेगी? इस सवाल के जवाब लेंगे असद खरल साहब से और बाबर डोगर साहब से, लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं कि आज की अहम डेवलपमेंट्स क्या है। असद खरल साहब, ये सवाल बड़ा बुनियादी है कि अजीत दोवल के साथ मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, साथ ही वो शख्स बैठा है जो कहता है कि जनाब कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में, वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। जब सबको पता था, वो वीडियो सबने देखी हुई है जिसमें अजीत दोवल कहता है कि हमने पाकिस्तान से ही लोगों को खरीदना है और अंदर से ही इस मुल्क को तबाह करना है, ये सबने देखा। और वो ऐलान कह रहा है कि पैसे के बलते पर लोगों को खरीदा जा सकता है, ये मिशनरीज हैं उसकी, वो सारा उसकी थ्योरी सबके सामने है। उसके बाद भी मौलाना का उससे मिलना, वहां पर बैठना, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर वहां पर उसके साथ बैठना, ये क्या है? कम अज कम फजलुर रहमान साहब की तरफ से, इनकी जमात की तरफ से उसकी कोई वजाहत तो आनी चाहिए कि क्या मकसद था, क्यों गए ऐसे शख्स के पास जो इस वक्त एक तरह से रॉ का हेड है, जो कुछ इस वक्त भारत में हो रहा है उसको वो देख रहा है, जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है उसका मास्टर प्लान उसने तैयार किया हुआ है, जितना ये जुल्म हो रहा है सब उसी का किया धरा है। उसामा साहब, तरदीद कैसे आएगी? वो कोई फोटोशॉप तो तस्वीर है नहीं, वो एक इवेंट हुआ और वो रिपोर्ट भी हुआ। आप जिस तरह ये आप बात कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उस वक़्त, यानी उसके बाद मिलते हैं उस शख्स से जो कहता है पाकिस्तान के अंदर हम इंतशार फैलाएंगे, पाकिस्तान के अंदर से हम लोगों को इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान के अंदर हम दहशतगर्दी करवाएंगे और दहशतगर्दी का जवाब दहशतगर्दी से देंगे, लेकिन उसके लिए हमने पाकिस्तानी लोगों को इस्तेमाल करना और खरीदना है उनके ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, उनको हमने असला देना है, उनको हमने ट्रेनिंग देनी है, और वो चीज़ें हमारी जंग जो है पाकिस्तान के अंदर के लोगों के जरिए हम उनको पाकिस्तान को कमज़ोर करेंगे। ये उसकी एक डॉक्ट्राइन है अजीत दोवल की, जो कि सारी दुनिया के सामने। उसके बाद उस शख्स की दावत पर, उसकी तंजीम की दावत पर मौलाना फजलुर रहमान साहब का वहाँ जाना, और राइट साइड पे वो बैठ रहे हैं और लेफ्ट साइड से मौलाना मदनी साहब जो जमीयत उलमाए हिंद के सेक्रेटरी जनरल हैं जी। कश्मीर की वादी के अंदर जिस तरह मुसलमानों से जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े गए, स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम इससे इंडिया जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है और हम इंडिया के साथ हैं, मोदी सरकार के साथ हैं, हम उन मुसलमानों जो है निहत्ते जिनके साथ जुल्म जबर के पहाड़ तोड़ गए उसके वाले। और ये पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, फिर उसके बाद काफिर आजम कहने वाले ये लोग थे। एक मिनट, उसके बाद यही जो मदनी साहब हैं वो पाकिस्तान में आते हैं पेशावर में। आप ये डॉट देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उनकी मौजूदगी में 60 साल तकरीबात है पाकिस्तान को बने हुए, 100 साल तो नहीं हुए। जमीयत उलमाए हिंद यानी लग ये रहा है कि उसकी एक ब्रांच है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, जो फजलुर रहमान ग्रुप है, उससे ये साबित होता है कि ये उस 60 साल तकरीबात जो 100 साल तकरीबात मना रही है उसके अंदर ये शामिल हो रहे हैं, और उसको उनको बुला के अपने स्टेज पे पाकिस्तान की सरजमीन में पेशावर में खड़े होकर वो कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान जो बन गया
तकसीम हिंद के खिलाफ वो बात करते हैं, वही बात जो नवाज शरीफ साहब सैफमा के दफ्तर में करते हैं खड़े होके कि ये माज एक लकीर है, वो भी आलू गोश्त खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भगवान को कहते हैं, हम उसको रब कहते हैं। तो मामला ये है कि आप देखें नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, हुसैन नवाज का आना, अजीत दोवल, सजन जिंदाल, मोदी, फजल रहमान और जमीयत उलमा हिंद, ये आपस में आप डॉट देखें, डॉट आपस में अगर मिलाएंगे तो वो पाकिस्तान में खड़े होकर कह रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब ने इस बात की भी कभी तरदीद नहीं की कि उनके वालिद मरहूम मुफ्ती महमूद साहब ये कहते थे कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं हुए, इसकी भी तरदीद वो नहीं करते। अजीत दोवल के साथ जो तस्वीर है उसकी वो तरदीद नहीं करते। ये जो यहूदी लॉबी की बात करते हैं, इस्लाम ने जो कश्मीरियों के हवाले से जो बात की उसके ऊपर उन्होंने मजम्मत करने की जहमत गवारा नहीं करी। कश्मीर के हवाले से एक लफ्ज उनकी जुबान से आप मुझे बता दें, नवाज शरीफ साहब की जुबान से कभी कुलभूषण यादव के खिलाफ को बात निकली हो या उन्होंने बात की हो? नहीं निकली, पूरी कौम का मुतालबा था। फजल रहमान साहब के हवाले से कश्मीर कमेटी का उनको चेयरमैन बनाए अजीत दोवल की क्लियरेंस के बाद था। नवाज शरीफ साहब को अजीत दोवल ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जो हमारे मफादात को पाकिस्तान में उनको देखे, और इसके लिए उन्होंने नाम दिया था कि मौलाना फजल रहमान जो है उनको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। और यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान साहब पूरे कश्मीर कमेटी के टेन्योर में आप देखिए एक बयान भी उनकी जुबान से निकला, कोई दौरा नहीं, कोई दौरा नहीं, कोई लॉबिंग नहीं, कोई बात नहीं है। मामला ये है कि एक तरफ जो कश्मीरी जो है उनके ऊपर जुल्म जबर के पार हमारी सरहदें हैं वो गर्म है। मुल्क के अंदर इस वक्त स्टेबिलिटी की जरूरत है। हमें हमेशा आर्मी ने भी कहा है कि हमें बैरूनी दुश्मनों की जरूरत से खौफ नहीं है, उनका तो हम मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन आज जो अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को इंतशार और खलफशार और अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा है, उसका लीड रोल कौन कर रहे हैं, किनके मोहरे हैं, उनको कौन पैसे दे रहा है, काले किन मुल्कों से आ रही हैं, कौन से लोग मीडिएशन कर रहे हैं, हुसैन नवाज अचानक एक्टिव क्यों हो गए, जिनका नाम पाकिस्तानी सियासत में क्यों किरदार है। देखें 11 पाकिस्तानी शहीद किए हैं भारत ने, तो कोई मजम्मत, कोई उनके बारे में कोई तफसीली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नहीं हो रही। अच्छा बाबर डोगर साहब मुझे बताएं कि अदालतों का क्या फिर करें जब फजल रहमान साहब अदालत जाने को तैयार नहीं है कि जनाब इलेक्शन, यही मसला है कि जी इलेक्शन ये धांधली ज़्यादा थे, अदालत जाना नहीं, मुज़ाकरात की भी बात नहीं करनी, और जनाब वो डंडा बरदार आपने देख लिए, बयानात आपने देख लिए, मजहबी कार्ड के हर तरह का लफ्ज़ यहूदी फलां फलां फलो सब। अब हुकूमत ने जो प्लान तैयार किया है उससे तो लग रहा है कि हुकूमत किसी सूरत ही धरना नहीं होने देगी। इस्लामाबाद के हवाले से देख लें, वहाँ दाखिली रास्तों पर क्या होना है, गिरफ्तारियों का पूरा प्लान वो सारा आपको पता है। तो क्या अब हुकूमत के पास और कोई हल नहीं बचा इसके अलावा? उसामा साहब, गवर्नमेंट ये कर सकती थी कि डायलॉग करे, उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बना दी। अब मौलाना तो ये कह रहे हैं कि डायलॉग तो मैंने करना ही नहीं है और इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें और उसके बाद डायलॉग होंगे। उसके बाद किस चीज़ के डायलॉग होंगे मेरी समझ से बाहर है। मौलाना गवर्नमेंट जो बात करी वो लॉजिकल करी कि मौलाना जो आपके मसाइल हैं, जो आपको आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो आपकी रिजर्वेशन है वो हमें बताएं। हमें पता तो होना चाहिए कि आप किस लिए ये धरना करने जा रहे हैं, किस लिए आज़ादी मार्च कर रहे हैं, किस हवाले से आज़ादी मार्च कर रहे हैं। 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, उस वक्त तो आपने कश्मीर के हवाले से एक आज़ादी मार्च नहीं किया, उस वक्त तो कश्मीर के हवाले से आपने आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अब एकदम आपको याद आ गया कि जी मैंने आज़ादी मार्च करना भी। खलल साहब जो बात कर रहे थे, मौलाना महमूद मदनी जो कि सेक्रेटरी जनरल है जमीयत उलमा हिंद के, वो जब पाकिस्तान आए थे 100 साल तकरीबात थी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की। हालांकि जमीयत उलमा हिंद जो है वो 1919 में बनी थी और उसके 100 साल तकरीबात 1919 में अब होनी है, और मौलाना ने 2017 में 100 साल तकरीबात कर दी थी। हालांकि 72 साल हुए जमीयत उलमा पाकिस्तान को बने हुए, जब आज़ादी के बाद जब यानी ये आज तक उनके साथ अपने आप को एफिलिएट करते हैं, ये अभी तक उसी के साथ अपने आप को एफिलिएट करते हैं। मौलाना महमूद मदनी उस वक्त भी आए थे, अभी भी उनका जो अलायंस है वो मोदी के साथ है, RSS के साथ है, और वो वाहिद इंडियन मुसलमान है जो कश्मीर के इंडिया में इल्हाक की सपोर्ट कर रहे हैं, हमायत कर रहे हैं। और वो बार बार ओपनली ये कह रहे हैं कि जनाब मैं 370 को सपोर्ट करता हूँ। RSS के जितने लीडर्स हैं उनके साथ वो बगलगीर होते हैं, उनके साथ वो मीटिंग करते हैं, उनके साथ मिलकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ
वो जहर तो फिर किस मुंह से यहूदी लॉबी की बात करते हैं दूसरों के खिलाफ? ये तो खुद पता नहीं, ये पहली तो बात क्या कहें, हिंदू लॉबी कहें, इंतहा पसंद लॉबी कहें, उनके साथ हैं। तो फिर पहली बात तो ये कि अगर मौलाना ये समझते थे धांधली हुई तो इनको चाहिए था इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाते, हाई कोर्ट में जाते, सुप्रीम कोर्ट में जाते, कोई लीगल रास्ता अपनाते, गवर्नमेंट को बताते कि जनाब उसके बाद अगर कोई ट्राइब्यूनल की बात करते, कोई कमीशन की बात करते, और अगर गवर्नमेंट कोई शर्त ना मानती तो उसके बाद आप फिर इस तरह का आज़ादी मार्च या धरना की तरफ जाते। कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है। बिलावल पूछ रहे हैं, उनको नहीं बता रहे, शहबाज शरीफ पूछ रहे हैं, उनको नहीं बता रहे कि जनाब करना क्या है, क्योंकि इशू ये है कि एजेंडा इनका खतरनाक है, एजेंडा इनका पाकिस्तान के खिलाफ है, एंटी पाकिस्तान है। साहब आप जैसा शख्स ये बात कहे, खरल साहब तो सख्त बातें करते हैं, लेकिन आप तो हमेशा मुज़ाकरात और इस तरह की बात करते हैं। आज आप भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि इनका एजेंडा भी मुखालिफ है। मुझे एक बात बताएं, अगर इस तरह के जत्थे जो हैं वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई शुरू कर दें, इवन मैं इमरान खान साहब के भी जो धरना था मैं उसके शदीद खिलाफ था कि आप कानूनी जंग लड़ें, आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है पार्लियामेंट के अंदर लड़ें। इस तरह अगर जत्थे जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना शुरू कर देंगे तो खुदा ना खास्ता ये तो पाकिस्तान को तोड़ने की तरफ चीज़ें ले जाएंगी। ये तो जमहूरियत के लिए कातिल हैं, ये पाकिस्तान की कातिल हैं। इस तरह की चढ़ाइयाँ उसामा साहब, कल जिसके पास 50,000 स्टूडेंट्स होंगे वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देगा। और ये मैं आपको एक बात बता दूँ, जो आज गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही हैं, कल मौलाना की किसी भी बात पे किसी भी गवर्नमेंट से इख्तिलाफ होता है वो अपने स्टूडेंट लेके चढ़ाई कर देंगे। सिंध गवर्नमेंट कल वो 50,000 स्टूडेंट लेके वहां बैठ देंगे, मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाओ, तो फिर क्या करेंगे सर? फिर यही करेंगे, उनको किस तरह बना देंगे? फिर वो कहेंगे जी मैं नहीं इलेक्शन को मानता, मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाए, तो फिर क्या उनकी ये शर्त मान लेंगे? तो सर ये तो अनार्की होगी, ये तो फसाद है। उसामा साहब एक फैसला करना है, ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी रवायात ये हैं कि इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद एक गवर्नमेंट बनती है, अपोजिशन बनती है, पार्लियामेंट में फैसले होते हैं, और अगर कोई ये समझता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, आपके पास इलेक्शन ट्राइब्यूनल है, आपके पास हाई कोर्ट्स हैं, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आपके पास बेतहाशा अदारे हैं, आप उनको इस्तेमाल करें, आप उनमें जाएं, अपना केस लड़ें, एविडेंस दें। कोई एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अभी तक केस गया है? बिलावल साहब जो है जो इलेक्शन जीत रहे हैं, हाँ जी, वो ठीक है, इनके इंटीरियर में चाहिए डब्बों पे ठप्पियां लगा के डब्बे भरते जाएं, वो इलेक्शन ठीक है। लाड़काना में जो इलेक्शन हार जाए वो ड्रामा है ये। नहीं, मौलाना फजलुर रहमान ने जिसकी सपोर्ट की उस ये लाड़काना में, उस पर कह रहे हैं कि धांधली होगी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो ये अजीब ड्रामा है। यानी वहां पर आप देखें कि मौलाना कहते हैं कि 2018 का जो इलेक्शन था वो धांधली ज़दा है, लाड़काना के इलेक्शन को वो नहीं कह रहे कि धांधली ज़दा, वो इलेक्शन ठीक है। बिलावल कहते हैं उसमें धांधली हुई, मौलाना कहते हैं वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई धांधली नहीं हुई, ऐसी कोई स्टेटमेंट मौलाना की नहीं आई। तो मफादात के लिए सारी अच्छा सर इसका एजेंडा ही कुछ और है उसामा साहब, इसका एजेंडा बिल्कुल एंटी पाकिस्तान है। ये जो आज़ादी मार्च है, और ये जो आज़ादी मार्च के बाद उस दिन जो ये कहा गया कि आज़ादी मार्च के वाले दिन इस्लामाबाद में 31 अक्टूबर को ये डिसाइड करेंगे हमने आगे क्या करना है, और वहाँ पर वो 100% धरना देने जा रहे हैं। ये तो किसी ढकी हुई छुपी हुई बात नहीं है। इनका मकसद जो है पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को इनस्टेबल करना है, डिस्टेबलाइज करना है, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना है, और ये मोदी का एजेंडा है, अजीत दोवल का एजेंडा है। एलओसी पर इसीलिए तो शायद माहौल अजीत दोवल क्या कर रहा है? 2014 की ये कहते हैं जी 13-14 की तस्वीर है अजीत दोवल के साथ, तो 2013-14 में अजीत दोवल ने ये सारा सिस्टम शुरू किया था। बीएलए को किसने सपोर्ट किया? अजीत दोवल ने। उसके बाद अल्ताफ हुसैन को कौन सपोर्ट करता रहा? ये जो आप गुलभूषण जादेव है ये खुद कहता रहा है कि जनाब मैं एमक्यूएम को पैसे देता रहा हूं, अल्ताफ ग्रुप को कहता है जी हमने दहशतगर्दी करवानी है, पैसे देने वहां पे लोगों को, हमारे लोग मौजूद हैं। अजीत दोवल का तो ये डॉक्ट्राइन है कि पाकिस्तान में को स्टेबल नहीं होने देना। पूरी वीडियोस पूरे पाकिस्तान में देखी हुई हैं, हमने अपने प्रोग्राम्स में कई दफा चलाई हैं। यहाँ पर मौलाना एक खौफनाक प्रोग्राम लेके आगे आ रहे हैं कि वो मैं पाकिस्तान को जनाब मैं सारी शाराएं बंद कर दूंगा, स्टेट के साथ रियासत के साथ क्लैश शुरू कर दूंगा। दुख और अफसोस की बात है कि इस्लाम का नाम लेकर, दीन का नाम लेकर ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा खरल साहब, सिर्फ एक कमेंट मैं आपको चाह रहा हूं क्योंकि अगली खबर पर जाना है। ये कि एफआईआर दर्ज हो गई है कि भत्ता लेने की कोशिश की गई है कराची में मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोगों की जानिब से 50,000 रुपए। आपको लगता है ये बात दुरुस्त होगी? ऐसा हो सकता है? देखिए बाकायदा उसामा साहब वो बंदे आए हैं, उन्होंने टेलीफोन किए हैं, इनकी जमात के वो रहनुमा हैं,
और भत्ता भी मांगा उन्होंने पीटीआई के बंदे से, जिसने एफआईआर कराई है वो पीटीआई का कारकुन है, और जिन्होंने भत्ता मांगा है धरने के हवाले से, ये आज़ादी मार्च के हवाले से, तो जाहिर बात है पर्चे के लिए बुनियादी तौर पर सिंध में क्योंकि मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट में बात होती है और सूबाई हुकूमत के अंडर पुलिस होती है। मेरा नहीं ख्याल वहां पे केपीके की हुकूमत है या कोई पंजाब में हुकूमत है। फिर तो इस केस का कुछ नहीं होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो एफआईआर केस का कुछ नहीं होगा, लेकिन आप बात अजाइम देखें कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि वहां हर जमात ने अपने बनाए हुए हैं इस तरह के ये मिलिटेंट विंग्स, तो ये तो फिर उसके बारे में वो पुरानी बात सही साबित हो रही है। अच्छा, अब अगली खबर जो है वो हैरान कुन भी है, परेशान कुन भी है, लेकिन भारत के लिए एक तरह से शर्मिंदगी का भी बाइस है, क्योंकि डीजीआईएसपीआर मुसलसल कह रहे हैं कि भारत ने जो इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पर कि जनाब हमने तो यहाँ पर टेरर कैंप्स थे मुबैना तौर पर जिनको निशाना बनाया, कि जिसमें वो अजीब टेरर कैंप्स थे कि 11 पाकिस्तानी इसमें शहीद हुए हैं, एक फ़ौजी समेत, और वो 4 साल की बच्ची कायनात भी उसमें है, बूढ़ी औरतें हैं, बूढ़े लोग हैं, वो शहीद हुए हैं, एक एक का नाम, उनका बायोटिक सब मौजूद है। लेकिन डीजीआईएसपीआर ने जो कमाल बात कही वो ये कि जनाब उसके डिप्टी हाई कमिश्नर भारत के उनको दावत दिया, वो कोई जवाब नहीं आ रहा कि आए हमारे साथ, और सफीरों को लेकर जा रहे हैं अब कि हम आपको दिखाते हैं कि वहां पर असल में टारगेट किसको किया गया है। तो ये तो अब भारत के पास कोई जवाब नहीं रहा खरल साहब इसके बाद। ये तो अगर पूरा मीडिया वहां पर जा रहा है, सफीर जा रहे हैं, तो भारत क्यों नहीं आ रहा? अपने सफीर लेकर आए ना, देखे जरा कि कहां किन लोगों को उसने निशाना बनाया है। उसामा साहब पठानकोट से लेकर पुलवामा से, और उसके बाद जिस तरह वो 10 दरख्तों के ऊपर हमला किया, उसके वो भी उन्होंने टेरर कैंप कहा था पूरी दुनिया का। उस वक्त भी डीजीआईएसपी ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पूरी दुनिया के मीडिया को लेके गया और दिखाया कि जनाब ये देखे, ये है वो टेरर कैंप जो दरख्तों को जिस तरह वहाँ पे तबाह किया गया। अब ये एक और अच्छी बात है कि भारत के जो हाई कमिश्नर को बुलाया गया, तलब किया गया उनको, जो डिप्टी या उनके हाई कमिश्नर उनको, और उनको ये कहा गया है पाकिस्तान की जानब से कि आप जो आपके भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है कि हमने टेरर कैंप 3 तबाह किए हैं, उस हवाले से हमें वजाहत दी जाए, आए आपको हमें दिखाएं वो जाके, हम आपको ओपन ऑफर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं निशानदेही कर दें, वो भागे। उसके बाद फिर डीजीआईएसपीआर ने इंटरनेशनल मीडिया को, सफारतकारों को कल वहाँ पे ले जा रहे हैं, और जिस तरह आपने बताया कि किस तरह सिविलियन इबादी के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हो या वर्किंग बाउंड्री के ऊपर हो, उसमें एक जवान शहीद हुआ है और फिर उसमें 11 लोग मजमूई तौर पर शहीद हुए हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, बूढ़े लोग हैं। वहाँ पे किसी किस्म के कोई टेरर कैंप का नामो निशान भी नहीं है, इसलिए वो दिखाने जा रहे हैं पूरी दुनिया के सामने भारत का झूठ बेनकाब किया जाएगा। और साथ ये चूंकि वहाँ पे 2 महाराष्ट्र में और 1-2 रियासतों में इलेक्शन थे, मोदी हमेशा, जब भी ये कांग्रेस भी चीख रही है कि जब इलेक्शन का मामला होता है इस तरह की जाली सर्जिकल स्ट्राइक बना के पेश करते हैं। और फिर अगली बात देखिए, इन्होंने छेड़खानी तो कर ली, जब भारत के जो मुंह तोड़, जब पाकिस्तानी फौज ने और रेंजर ने जब जवाब दिया है कि सिविलियन आबादियों पे हम नहीं फायरिंग करते, हमने लाइन ऑफ कंट्रोल या वर्किंग बाउंड्री कभी खिलाफ वर्जी नहीं की, सिविलियन आबादियों को कभी निशाना नहीं बनाया, हमने क्या किया, उनके जो है बंकर तबाह किए, और 9 उनके जो फौजी हैं वो मारे, उसमें कोई सिविलियन नहीं है, कई जख्मी किए, और हमने कहा, और फिर ये भारतीय जो मोदी सरकार है, उनकी जो फौज है, दुम दबाकर वहां से भागे और सफेद झंडा लहरा दिया, जी कि मैं भीख मांगी, फिर रैम की भीख मांगी और सरेंडर किया। पूरी दुनिया ने देखा। मामला ये है कि आप इस तरीके से जो करेंगे, पूरी दुनिया को आप झूठ पे झूठ और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग है इनके मीडिया की, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मीडिया जो है वो मोदी का एक पपेट और कट पुतली बन चुका है, को पता लग गया, वो एक्सपोज हो चुका है, उनका मीडिया की तो क्रेडिबिलिटी रही नहीं है। कोई क्रेडिबिलिटी उस पे बाबर साहब के लिए तैयार ही नहीं है। बाबर साहब, ये जो बात कही गई है कि फौजी अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है, डीजीआईएसपीआर की जानिब से कहा गया है, फिर पाकिस्तान की तरफ से, दफ्तर खारजा की तरफ से कहा जा रहा है, जो 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर हैं, उनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि आए ना, वो देख लें कि कौन से यहाँ पर टेरर कैंप है, किस तरह मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ये तो जंग में इस तरह नहीं होता, जंगी उसूलों के भी ये खिलाफ है, और अब सफारतकार वहाँ पर जा रहे हैं, तो ये भारत के यहाँ कोई अखलाकियात किसी तरह की कुछ नहीं होती। यानी डीजीआईएसपीआर कहने पर मजबूर है कि भाई ये ओहदा बहुत बड़ा आर्मी चीफ है, एक होता है ना कि भाई दुश्मन का भी एक ख्याल रखा जाता है कि ये ओहदा बहुत बड़ा है, लेकिन वो शख्स इस काबिल नहीं है इस ओहदे के। उसामा साहब, बिपिन रावत जो है ना, वो बेसिकली एक फ्रॉडिया है और एक झूठा आदमी है, और वो इंडियन गवर्नमेंट का, इंडिया की 1.25 अरब आबादी का आर्मी चीफ नहीं है, वो मोदी का सिपाही है, आरएसएस का सिपाही है।
आप देखें कि पुलवामा अटैक और बालाकोट अटैक उस वक्त करवाए गए, उस वक्त मैनूवर किए गए, उस वक्त उनको स्टेज करवाया गया जब इंडिया में इलेक्शन होने थे और बिपिन रावत ने एक प्लानिंग के तहत मोदी के साथ मिलकर मोदी को जितवाने के लिए वो सारा ड्रामा उस वक्त रचवाया। अब जैसा खरल साहब कह रहे हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र में आज इलेक्शन थे, आज इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर, और जो अभी सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी जीत रही है। और ये ड्रामा कल बिपिन रावत ने जो कल ट्वीट किया है, ये झूठ था, फ्रॉड था, बिल्कुल बकवास थी। ये सिर्फ और सिर्फ आज के इलेक्शन मोदी को जितवाने के लिए, बीजेपी को जितवाने के लिए उसने झूठ बोला है, फ्रॉड किया है। और ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि एक बंदा जो जनरल है, आर्मी चीफ है, वो एक प्राइम मिनिस्टर को जितवाने के लिए इस हद तक गिर जाता है, इस हद तक, इस नीति से तक चला जाता है कि झूठ बोलता है। अब मुझे एक बात बताएं, अब हमारे जो ISP है उन्होंने बड़ा रिस्पॉन्सिबली उन्होंने कहा है कि जनाब इंडियन जो एम्बेसी है उनसे कहा है, इंडियन हाई कमिश्नर से कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो भाई, तुम वहां से करो और उनको उनसे पूछो कौन सी जगह थी, जो वो जगह आइडेंटिफाई करते हैं वहां पर ले जाते हैं। उनसे कहो कि गूगल के जरिए से वो जगह आइडेंटिफाई कर दें, हम तुम्हें भी और सारी दुनिया के मीडिया को वापस ले जाते हैं। तो उसामा साहब कहीं अटैक हुआ तो वो बताए ना, कोई बंकर उन्होंने तबाह किए हुए तो वो बताए ना कि कहां पर है। सिर्फ जो ड्रामा रचाया गया वो आज के इलेक्शन थे, वो जीतने थे, जीतने के लिए जो बेस्ट नैरेटिव है इंडिया में, जो बेस्ट नारा इंडिया में, वो ये है कि जी हमने पाकिस्तान के से दहशतगर्द आ रहे थे, उनके बंकर हमने पाकिस्तान में तबाह कर दिए हैं। ये कितने उस वक्त जब मोदी के इलेक्शन थे तो उस वक्त आपने इन्होंने ड्रामा रचा दिए कि जी हमने बालाकोट में बंकर तबाह कर दिए हैं, अब जनाब बॉर्डर पे बंकर तबाह कर दिए हैं। ये हर दफा बंकर ही क्यों तबाह होते हैं? और उसका कोई सबूत, कोई फुटेज, कोई तस्वीर कुछ तो नजर आए। यार उसामा साहब, इस्लामाबाद में सारा दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया बैठा हुआ है, नेम एनी मीडिया, कोई वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, AP, AFP, राइटर्स, सारी दुनिया के नुमाइंदे इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। चाहे ये बालाकोट हो, चाहे ये जो जहां आप कह रहे हैं, यहाँ पर आराम से ट्रेवलिंग हो सकती है दुनिया का। और मुझे पता है कि BBC और ये सारा मीडिया बड़ी तेजी से मूव करता है। पाकिस्तान में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, मीडिया आराम से जा सकता है जहां जाना चाहे। और अगर कोई ऐसा वाकया हुआ होता तो कोई तो फुटेज लेके आता, कोई तो कुछ सुराग लेके आता। क्या आप मानते हैं कि इस तरह हो, इतने लोग मर जाएं, इतनी बड़ी तबाही हो और उसकी एक फुटेज ना आए, एक तस्वीर ना आए? ये पॉसिबल ही नहीं है। BBC पे रिपोर्ट चली है जनाजों की, मासूम और उसमें औरतें, बच्चे जो शहीद हुए हैं, उनके लवाहिकीन से वहां पर बात हो रही है। वो चल गई, वो चली है जो है, लेकिन अगर वहां जा सकता है BBC, गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है, जो इंडियन गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, जो बिपिन रावत जो झूठ बोल रहा है, उसका कोई सबूत है इनके पास? और इंडियन मीडिया जो है वो भी इंतहाई बेशरम किस्म का मीडिया है। वो जो उनका आर्मी चीफ कहता है, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी तहकीक के वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अभी तक वो शोर मचाते हैं कि जी हमने बालाकोट में ये कर दिया। एक एविडेंस नहीं है उनके पास, कोई सिंगल एविडेंस नहीं। शायद तो यही वजह है। ये तो चीज क्लियर है, ये सारी दुनिया का मीडिया भी साहब समझ गया हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने का स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो बिपिन रावत है वो इंडियन फौज का आर्मी चीफ कोई नहीं है, वो सिर्फ मोदी का जाती फौजी है जो मोदी को जितवाने के लिए, RSS को खुश करने के लिए सारी दानिश्वर है भारत के, उन पर तो गद्दारी के मुकदमे हो जाते हैं, जो ये कहते हैं कि किस किस्म की हुब्बुल वतनी है कि जो नफरत के बारे में की जाती है। इलेक्शन पाकिस्तान से नफरत के बारे में लड़े जाते हैं। पाकिस्तान में कभी आप ऐसा नहीं देखेंगे। ये किस तरह का इंडिया में व्यापार किया जा रहा है नफरत का, ये उनको तबाही की तरफ लेकर जाएगा। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे एक और अहम खबर के हवाले से। खरल साहब से बात होगी मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आपने देखी कि मियां नवाज शरीफ साहब के ब्लड प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। उन्हें सर्विस अस्पताल ले जाया गया है।
नैब की टीम उनके साथ गई है, वहाँ पर सिक्योरिटी के ख़ास इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन मुल्तान रोड को, जो बड़ी शाहराह है इस वक्त नैब ऑफिस के बाहर, उसको ब्लॉक कर दिया गया नून लीग की जानिब से। वहाँ पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी थे, शहबाज शरीफ और जुनैद सफदर भी वहाँ पर पहुँचे। खरल साहब, अभी हम स्क्रीन पर रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है वो भी, इसमें बताया जा रहा है कि 16,000 तक प्लेटलेट्स की तादाद गिर गई है। लेकिन बिल्कुल हक़ है मियां नवाज शरीफ साहब का, हर पाकिस्तानी की तरह कि उन्हें बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलत दी जाए। लेकिन ये जब सड़क बंद हो जाएगी तो क्या कोई और मरीज़ नहीं है जिसने यहाँ से गुजरना है? एम्बुलेंस मेन शाहराह है ये तो बड़ा गलत है। इसमें तो मियां नवाज शरीफ साहब जैसे और बहुत से इंसान हो सकते हैं, बहुत से पाकिस्तानी, जो हस्पताल ना पहुँच सके। बिल्कुल उसामा साहब, जिस तरह आपने देखा कि पहले भी ये रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का आया कि फौरी तौर पर नवाज शरीफ साहब को तिब्बी सहूलियात दी जाए। अब जब नैब उनको लेके जाना है का फ़ैसला किया है, तो साथ देख लिया आपने नैब के दफ्तर के सामने जो ठोकर न्याज बेग में वाक़, और मोटरवे से मुल्तान रोड के ऊपर ऑफिस है, और मोटरवे से भी जितने लोग आते हैं या मुल्तान रोड पर जो आ रहे हैं या जा रहे हैं, वहाँ पर आपने देखा कि टायर वगैरह जलाकर उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे नून लीग के सदर हैं, जुनैद सफदर साहब वहाँ पहुँचे हैं, फिर उसके बाद कैप्टन सफदर साहब पहुँचे हैं, जिनका ये गिला था कि मेरे और नवाज शरीफ साहब की कुर्बतें बढ़ रही थी। फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान मेन राबतों का एक सिलसिला शुरू था, और ये कुछ लोग जो हैं, कुछ अनासर जो हैं, उनको जेलसी हुई, इसलिए उन्होंने दूर कर दिया। बिलाकर नवाज शरीफ साहब का हक़ है जी हर पाकिस्तानी शहरी का, जिस तरह रिपोर्ट्स आई, क्योंकि एक रिपोर्ट एक लैब की है और दूसरी रिपोर्ट जो है वो शरीफ मेडिकल सिटी की है। अब क्रेडिबिलिटी किस हद तक है, जिस तरीके से ये दादोशुमार बताए जा रहे हैं कि 16,000 तक उनके प्लेटलेट्स कम हो गए, तो ये तो खैर काफ़ी संगीन होती है। और नॉर्मल हम देखते हैं कि जब डेंगू होता है, बुखार, तो उसमें भी प्लेटलेट्स जो वाइट जो आपके सेल्स हैं खून में, खुलियात जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनकी खुराक थी, या ख़ास तौर पे उसमें जो सेल्स अगर कम हो, तो उसमें ज़्यादातर जो रिकमेंड किया जाता है कि आपका अनार का जूस लेते हैं डेंगू के मरीज़ों के लिए, जब प्लेटलेट्स आपके जब कम होते हैं। तो नवाज शरीफ तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भी जूस की मिकदार भी बहुत ज़्यादा ले रहे थे, फिर भी ये अगर इतने ज़्यादा वाकई कम हो गए हैं तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, वैसे उनको शिफ्ट किया जेल से तो बहुत बेहतर सहूलियात में थे नैब के पास वहाँ पर बाबर डोगर साहब, वहाँ तो जेल जैसा माहौल नहीं था, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद उनको ये मसला हुआ है। और वैसे भी कहते हैं डेंगू का 1-2 दिन में पता लगता है, फ़ौरन नहीं बताया जा सकता। अच्छा उसामा साहब, नवाज शरीफ साहब जो है वो डे केयर सेंटर, नैब के डे केयर सेंटर में थे। वो एक बड़ा आलीशान सा कमरा है, वहीं पर मरियम जो थी वो ठहरी हुई थी, और उन्होंने तारीफ़ की थी कि वहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वो बड़े अच्छे हैं। तो मियाँ साहब जो है उनको खाना भी रेगुलरली उनके घर से आ रहा था, जो वो फरमाइश कर रहे थे वही खाना आ रहा था। डॉक्टर अदनान जो हैं वो बेहतर समझते हैं कि मियाँ साहब को जो बीमारियाँ उनमें कौन सा खाना चाहिए, उसी तरह का वो खाना जो था वो उनको भेजा जा रहा था। और मियाँ साहब वैसे भी खुराक को खुश खुराक है। हुसैन नवाज साहब की ट्वीट है कि जी जहर भी हो सकता है इसमें। खाना तो देखें, जब से मियाँ साहब नैब में गए हैं खाना तो उनको घर से आ रहा है। अब जहर है या जो भी है ये उनको घर से मिल रहा है, नैब से नहीं मिल रहा। एक चीज़ याद रखें। दूसरी चीज़ ये है जो अभी खैल साहब बात कर रहे थे कि 16,000 के करीब प्लेटलेट्स जो है उनके कम हुए हैं। जो मेरी डॉक्टर से बात हुई है, प्लेटलेट्स कम होने की 2 वजूहत हैं। पहली वजह जो होती है वो ये होती है कि जब हार्ट की आप मेडिसिन खा रहे होते हैं, हैवी मेडिसिन हार्ट के हवाले से खा रहे होते हैं, उससे भी आपके जो है प्लेटलेट्स कम होते हैं, वो भी प्लेटलेट्स के लेवल को नीचे लेके आता है। तो दूसरी वजह जो है ऑफ कोर्स वो डेंगू मच्छर के काटने की वजह से डेंगू फीवर होता है, और उसकी वजह से भी होता है। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं। अब मियाँ साहब जो है वो सर्विस हॉस्पिटल चले गए हैं, 2 उनके टेस्ट किए गए हैं। एक उनका श्री मेडिकल सिटी से उनका टेस्ट रिपोर्ट आई है, दूसरी जो है वो एक निजी जो लैब है उसकी रिपोर्ट है। उन दोनों के मुताबिक प्लेटलेट्स कम हुए हैं। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितने कम हुए हैं, उसकी वजूहात क्या है, क्या उसकी वजह जो है हार्ट की मेडिसिन हैं या वाकई डेंगू है। मियाँ साहब मुझे बताएं, आग लगाई गई है, टायर जलाकर और रोड ब्लॉक कर दी, यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं अगर गुजरना हो, फ़र्ज़ कर लेते हैं, और आगे कोई इस तरह का एहतजाज हो रहा हो और उनकी तबीयत शदीद नासाज हो, तो कौन जिम्मेदार है? मुझे बताएं इस तरह क्या कोई कानून, कोई अखलाकियात इसकी इजाज़त देती है? अब उनको अस्पताल ले गए, ये कोई किसी और इंसान को यहाँ जीने का हक़ नहीं है, कोई और मरीज़ नहीं है यहाँ पर। देखिए उसामा साहब, आज रात को कोई 8 बजे के करीब जो डॉक्टर अदनान है उनके ज़ाती मौलिज हैं, उनका एक ट्वीट सामने आया। उसके बाद हसन नवाज ने ट्वीट किया, उसके बाद 2 ट्वीट्स और आ गए।
उस पर मेरी खुद नैब वालों से बात हुई। इमीडिएटली उन्होंने अरेंजमेंट करने शुरू किए, पंजाब गवर्नमेंट से रब्ता किया और कि उनको फौरी तौर पर अस्पताल लेके जाया जाए और उनका जो टेस्ट वगैरह हैं वो सारे करवाए जाएँ। आप देख रहे हैं कि उनका VIP रूम जो है सर्विसेज हॉस्पिटल का वो खाली करवा लिया गया, उसको तैयार किया जा रहा है और मियाँ साहब को नैब की तरफ से फौरी तौर पर लेके जाया जा चुका है। तो नैब की तरफ से कोई डिले नहीं है, मगर आप ये कहें कि नैब की तरफ से या डिले या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से डिले, मुझे उस तरह का कोई डिले नज़र नहीं आया। तो ये जो एहतजाज है, ये भेजा है, मुझे इसका कोई तुक समझ में नहीं आ रही कि क्यों एहतजाज किया जा रहा है, जिससे आम लोग जो है वो भी तंग हो रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। ये सिर्फ कार्रवाई है, कार्रवाई का एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन अदरवाइज जो नैब है वो बड़ी एक्टिव है और जो उनको लाहौर का एक बड़ा अस्पताल है यहाँ, एस इकबाल साहब को भी यहाँ पर जब उनको गोली लगी थी तो नवाज शरीफ साहब सर खुद यहाँ पर रहे हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में। लेकिन उनको पसंद नहीं है ना करल साहब, आप बताएं, उनको तो पाकिस्तान का कोई हॉस्पिटल पसंद नहीं है। वो 10 साल में यही हॉस्पिटल। अच्छा, ये आज भी उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे लंदन मेरा इलाज सही है, वो तो मुतमिन नहीं है। लेकिन एक बात है जो मिलाकर एक उनकी ख्वाहिश थी मौलाना अपना कैप्टन सफदर साहब की, नवाज शरीफ साहब की, कि जो राबतों का सिलसिला था जो बीच में कट गया था, क्योंकि ये बड़ा एक नाजुक टाइम है। हुसैन नवाज एक्टिव हो चुके हैं, बाहर की कुछ ताकतें हैं, कैप्टन सफदर एक मैसेंजर का किरदार अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल में, चूंकि कैप्टन सफदर साहब भी साथ होंगे, मोबाइल भी किसी न किस तरीके से पहुंच जाएगा, वहां पे जो कॉलों का सिलसिला है, राबतों का सिलसिला है, वो बहाल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है मामला ये लीड रोल है नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, तो अब इसलिए एक ये भी मामला हो सकता है उसमें, क्योंकि ये रिपोर्टें जो है मैं बता रहा हूं कि मैं इस पे ठीक है उनको फैसिलिटीज देनी चाहिए। लेकिन सर आज हॉस्पिटल की भी रिपोर्ट आ जाएगी खेलता, उसमें तो पता चल जाएगा कि एक बात अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपका क्या ख्याल है, मैं अंदाज से बात कर रहा हूँ कि ये उनका कोई रेगुलर ये यानी रिपोर्ट है उनकी, मुसलसल उनका चेक किया जाता है, ये कोई बीमार होने पर नहीं, क्योंकि 1-2 दिन बाद ही आएगी रिपोर्ट, फौरी तो नहीं। तो उसमें मेरा ख्याल है पता लग गया कि इनके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं या ये इनकी तबीयत खराब होने पर कोई टेस्ट किया गया। मुझे तो लगता है कि रेगुलर जो उनके टेस्ट होते हैं उसी में पता चला गया और इससे पहले के ज्यादा बिगड़ती हालत उनको पहले हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स की वहां पे 24 घंटे राउंड द क्लॉक वहां पे टीम्स मौजूद है। एक डॉक्टर नहीं, डॉक्टर की टीम है, 3 डॉक्टर तो मैंने खुद 3 डॉक्टर तो ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब की वजह से मजीद डॉक्टर जो है उनको वहां पे डॉक्टर अदनान भी उनको रेगुलरली चेक करते हैं, एम्बुलेंस वहां पे मौजूद है, प्रॉपर एक मोबाइल हॉस्पिटल की फैसिलिटीज वहां पे है, पूरा मुकम्मल एक सिस्टम है, सेटअप बना हुआ है। यानी ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान में इससे बेहतर सहूलियात किसी और शख्स के लिए शायद किसी पाकिस्तानी के लिए मैसर नहीं है। बाबर साहब इससे एग्री करेंगे? सर मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान में बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वो मियाँ साहब को दी जा रही हैं। इससे बेहतर तो किसी और इससे बेहतर नहीं है, इससे बेहतर नहीं। तो इससे भी अगर वो मुतमईन नहीं होते तो फिर क्या किया जा सकता है, क्या करें? पहले भी उनको दिखाया गया था, कहा गया था कि जी आप अपना इलाज के लिए कुछ वक्त दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो उसमें फिर हमने देख लिया कि क्या हुआ, कोई इलाज वगैरह नहीं हुआ। ये जी दुआएं भी हो रही हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं उनके लिए, और चले ये एक अच्छा तरीका है, ये बेहतर बिल्कुल समझ है। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें सेहत दे और वो सेहतयाब हों, क्योंकि मेरा ख्याल है सर्विसेज हॉस्पिटल है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे ऐसे लगा सर्विसेज हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया गया है। वहाँ पर वीवीआईपी जो रूम है वो उनके लिए खाली कराया गया है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट वहाँ पर किए गए हैं और मियाँ साहब मेरा ख्याल है कि वहाँ पर पहुँच चुके हैं इस टाइम, और वहाँ पर लोग दुआ करें। जी। तो ये तो एक अच्छा तरीका है। तो खरल साहब ये अब इस पर कोई इतराज़ बनता है कि जनाब मियाँ साहब की तबीयत ख़राब हो गई, ज़ाहिर है कि बहुत से लोग ज़ेर हिरासत बीमार हो जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन इससे बेहतर सहूलियात तो किसी को नहीं है। तो इस पर कोई हम इस पर इतराज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन काश जेलों में जो हज़ारों लोग पड़े हुए हैं, जो कोई हेपेटाइटिस का मरीज़ है, कोई TB का मरीज़ है, कोई एड्स का मरीज़ है, किसी को फालज हुआ है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, किसी को 2-2 स्टेंट पड़े हुए हैं, काश किसी और बंदे को भी इस तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाए रियासत मदीना में, जो नवाज शरीफ साहब के लिए है, जरदारी साहब के लिए है, बड़े बड़े जो फरियाल तालपुर साहबा के लिए है। थोड़ी सी बात होती है, अल्लाह करे जी, हर वो तो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, उनको पैरोल पे राय भी मिल जाती है। लेकिन उसामा साहब वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी के बाप हैं, वो भी किसी के भाई हैं, किसी के मतलब उनके लिए भी राइट्स, हर जो कहती या हवालाती है उनको भी काश ये फैसिलिटीज मिल जाए। हमारी तो यही है, हम ये नहीं कहते कि नवाज शरीफ साहब को क्यों दी जा रही है, हम कहते हैं बाकियों का भी ये फंडामेंटल राइट है,
उनको भी यही फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उनका भी ये बुनियादी हक है। उन्होंने तो बेचारों ने किसी ने कुछ चंद 100 की चोरी की है, चंद 1000 की चोरी की है, कोई मामूली लड़ाई झगड़े के मुकदमे में है, कोई छोटे मोटे पैटिस केसेस में है, इनके ऊपर तो अरबों रुपए के इल्जाम आया था। नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता है, मुजरम है, मुजरम भी है। बाबर साहब, आपको लगता है इससे हमने हमेशा देखा है कि जब भी इस तरह का कोई मामला होता है तो उसमें पॉलिटिकली उससे माइलेज लेने की, कुछ सियासी फायदा लेने की कोशिश की जाती है, क्या बीमारी से इस तरह हो सकता है? माजी में हमने देखा, जरदारी साहब के मामले में देख लें, मियाँ साहब जाहिर है उनको दिल का मर्ज तो है, तो वो कई सालों से है, तो जब से वो गिरफ्तार है तब से ये बात होती रही है, अब फिर वो शोर मचेगा कि देखें जी इनको फौरी रिहा कर दिया जाए। बिल्कुल उसामा साहब, पहले भी जब हार्ट का इशू था तो उनकी बीमारी को बुनियाद बनाकर उनके केस को नहीं, उनके केस के मेरिट को नहीं, उनकी बीमारी को बुनियाद बनाकर 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके जाई गई कि उनको बीमारी की बुनियाद पर उनको पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए भेजा जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के लिए उनको घर भेजा कि वो अपना 6 हफ्ते के लिए शायद घर भेजा था कि वो जाएं और अपना पूरा इलाज करके आएँ, और देखा गया कि उन्होंने पूरे 2 महीने रायविंड में आराम से जाती उम्र में गुजारे और इलाज तो कोई नहीं किया, बल्कि उस डॉक्टर अरशद से मुलाकात जरूर, जज अरशद से मुलाकात जरूर की उस दौरान। तो कोई सियासी मीटिंग्स वगैरह सारे जी सारी वो करते रहे ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पर कोई पाबंदी तो नहीं थी, वो बेल पर थे। तो ये जो बीमारी है इससे लिवरी लेने की तो कोशिश की जाती है और उसका फायदा भी उठाया जाता है और फायदा मिलता भी है। ये भी हो सकता है नूनी की तरफ से कहा जाए राबर कमेटी में कि जी मियां नवाज शरीफ की रिहाई की भी शर्त बीच में आ जाए, जो वो तो आनी है, वो तो पहले वो मैं आपको एक बात बता दूं, की रिहाई, नवाज शरीफ साहब की रिहाई, फरियाल तालपुरा, जितने भी उन्होंने कहना सियासी जो बड़े साबिक सदूर, वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी, जो सिराज दुरानी है, इन सारे लोगों को रिहा किया जाए फिलफौर। जान को भी खतरा बड़ी जल्दी होता है खैर साहब, जब ये जेल में होते हैं जान को खतरा फौरी तौर पर होता है, जैसे बिलावल साहब ने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब को भी जान को खतरा है। ये बयानाना तो आते रहेंगे जिस तरह अभी भी आ रहे हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।